हेलो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिसऑनर ऑफ एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज मीन बाय डिसऑनर ऑफ एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रीटेड एज डिसऑनर। तो सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिसऑनर क्या? डिसऑनर का मतलब होता है जहां पे पेमेंट नहीं मिला हो या पार्टीज उसको पेमेंट करने से मना कर दे या फिर पार्टीज उस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट ना करें या फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो जब प्रेजेंट नहीं होगा तो डिसऑनर हो जाएगा। जैसे हम रिसेंटली बैंक्स में देखते हैं कि जो चेक है वो डिसऑनर हो चुका है। तो डिसऑनर का क्या मतलब? या तो उस पर्टिकुलर अकाउंट में अमाउंट नहीं है, या फिर पार्टी ने जो मैच्योरिटी वाला टाइम है उसमें प्रेजेंट नहीं करा है, या फिर बैंक उसको एक्सेप्टेंस करने से मना कर दिया। तो ये सारे केसेस होते हैं। इसका मतलब है चेक नाम का इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग वो डिसऑनर है। किसके अंदर? थ्रू बैंक के अंदर। अब ये देखते हैं डिसऑनर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिफर्स टू रिफ्यूजल फेलियर ऑफ द मेकर ड्रॉवर एक्सेप्टेड टू पे और एक्सेप्ट द इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज प्रेजेंटेड टू देम और पेमेंट और एक्सेप्टेंस। मतलब ये सारे केसेस अगर नहीं होंगे तो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाएगा? डिसऑनर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर। कब कब उसको डिसऑनर मानेंगे? कब कब? जब रिफ्यूजल टू पे, जब वो सर्टेन पार्टी जैसे बैंक उस सर्टेन चेक को प्रेजेंट करने के बाद मना कर जाता है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तो वो क्या हो गया? रिफ्यूजल बाय चेक या रिफ्यूजल बाय बैंक रिगार्डिंग द चेक और द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नॉन एक्सेप्टेंस व्हेन द ड्रॉवी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज प्रेजेंटेड टू देम फॉर एक्सेप्टेंस। जब हम वो इंस्ट्रूमेंट सर्टेन पार्टीज को देते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस वाला कंसेप्ट नहीं होगा ना, जब तक वो नॉन एक्सेप्टेंस माना जाएगा। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो पेमेंट उस पार्टी को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने चेक प्रेजेंट करा बैंक में, और अगर वो चेक बैंक बोलती है कि ये बैंक ऑफ इंडिया का है, आप एसबीआई में क्यों प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो बैंक मतलब आपका नॉन एक्सेप्टेंस कर रहा है। तो वो जब एक्सेप्टेंस नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उस सर्टेन चेक का पेमेंट जो है हमको नहीं मिल पाएगा। नॉन पेमेंट व्हेन द मेकर और एक्सेप्टर फेल्स टू पे द इंस्ट्रूमेंट ऑन द ड्यू डेट और विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। जैसे प्रॉमिसरी नोट का जो ट्रांजैक्शन है उसमें ये जो पार्टेड टाइम लिमिट वाला उसमें 45 डेज बोला है। तो अगर वो इंस्ट्रूमेंट 45 डेज में नहीं प्रेजेंट हुआ और वो इंस्ट्रूमेंट 46 वाले डे में प्रेजेंट हुआ, तो इससे क्या मतलब है? जब प्रॉमिसरी नोट बना तो उसमें टाइम लिखा हुआ था कि आपको ये प्रॉमिसरी नोट 45 डेज में प्रेजेंट करना है, तो आप आपका प्रेजेंट करो 46 में, मतलब वो टाइम पीरियड खत्म हो गया है। तो जब टाइम पीरियड खत्म हो गया तो वो पार्टी सामने वाला क्या बोलेगा कि आप डिले हो, आप लेट पेमेंट करो, इसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। इनसफिशिएंट फंड जैसे हम बैंक में बैंक ओवरड्राफ्ट निकालते हैं। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि जो हमारे अकाउंट में जितना पैसा है या जितना उसमें अमाउंट रखा हुआ है उससे आप ओवरड्राफ्ट करते हो, एक्स्ट्रा निकालते हो। तो वो कब हो पाता है? जब उसका स्पेसिफिक अमाउंट हो। जब अमाउंट ही नहीं होगा तो वो बैंक आपको पेमेंट कैसे करेगा? खासकर ओवरड्राफ्ट में। तो इस केस में क्या है, जैसे कि हम कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसे प्रेजेंट कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे उस पर्टिकुलर अकाउंट में फंड ही नहीं है। तो जैसे अगर फंड नहीं होता है तो इसका ये मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो चुका है। इसका क्या रीजन है कि भैया आपके अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं है कि इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पेमेंट कर सके। स्टॉप पेमेंट व्हेन मेकर और ड्रॉ स्टॉप पेमेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट। जैसे हो सकता है चेक बहुत पुराना हो, या हो सकता है वो चेक जो है वो अकाउंट ही बंद हो गया है, तो अब वो तो एलिजिबल है ना प्रेजेंट करने के लिए। तो बैंक क्या बोलेगा कि यार ये तो जो चेक है आपका, ये अकाउंट ये ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो अभी प्रेजेंट मत करो, पुराने बैलेंसेस को रिप्लेस करो। डेथ और इंसॉल्वेंसी व्हेन द मेकर ड्रॉ योर एक्सेप्टेड डाइस बिकम इंसॉल्वेंट। इस केस में क्या होता है, एक पर्सन जिसके ऊपर हम बना रहे हैं वो बिल, तो वो पर्सन नहीं रहता। इंसॉल्वेंट का यहाँ पे मतलब होता है कि वो पेमेंट नहीं मिला एंड देयर आर नो अदर पार्टीज लाइबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट। जब उसका गारंटर इसमें नहीं हो, इसमें नॉमिनी नहीं हो, तो इस केस में क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो जाता है। रिफ्यूजल ऑफ ऑनर व्हेन द बैंक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिफ्यूजेस टू ऑनर द इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू एनी रीजन। कोई और रीजन भी हो सकते हैं जिससे हमको बिल का लीगैलिटी या जो कंसेप्ट है पूरा नहीं करना है, तो उस केस में भी वो डिसऑनर हो जाएगा। तो डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी बाय नॉन एक्सेप्टेंस, बाय नॉन पेमेंट, ये सारे केसेस हो सकते हैं जहां से इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिसऑनर
माना जाएगा। मतलब उसका कलेक्शन या उसका पेमेंट या उसका रिक्विजिशन आप पार्टीज या बैंक में नहीं रख सकते। आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अब ये जो एक्ट था बेसिकली इसके पहले पढ़ा हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब ये जो स्पेशल एक्ट है इस यूनिट नंबर 4 में वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसका क्वेश्चन क्या है, अलग अलग फोरम्स हमको डिस्कस करने हैं। अब इसमें कई सारे फोरम्स होते हैं, स्टेट फोरम्स होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, या फिर आप बोलो नेशनल लेवल का फोरम। तो ये फोरम क्या है, क्या टर्नओवर है, और क्या इसको आप मानेंगे स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर नेशनल लेवल पे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड्स 3-tier क्वासी जुडिशियल मशीनरी। मतलब इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किससे रिलेटेड है, जैसे आप कोई भी, तो जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तो बेसिकली क्या है, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करना। जैसे मैं कोई भी चीज, कोई गुड्स खरीद रहा हूँ किसी भी शॉप से या रिटेलर से या मॉल के थ्रू, तो मुझे उसमें अगर कुछ डिफेक्ट आता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है रिलेटिंग टू माय कंजम्पशन, रिलेटिंग टू पैकेजिंग, या कुछ कोई हार्म होता है उसको प्रोडक्ट को यूज करने से, तो उससे क्या होता है, जैसे हम देखते हैं ना स्पेसिफिकली प्रोडक्ट में कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर करके आता है, तो वो नंबर मेंशन होता है कि आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जो भी आपने गुड्स खरीदा है उस नंबर्स पे स्कैन करके डिटेल करके आप केस फाइलिंग कर सकते हो। ये एक्ट फिर उसी के ऊपर है कि कंज्यूमर का कंजम्पशन पैटर्न से रिलेटेड उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करें, कैसे उसको सेफ गार्ड करें, सिक्योरिटी दे। तो ये एक्ट 1986 में यही बताता है। तो अब इसमें कई सारे फोरम्स है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल। फाइन, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या बोलता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है DCDRF। क्या स्टैंड करता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। देखो उसमें वही लिखा हुआ है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्रांजैक्शन होंगे कंज्यूमर रिड्रेसल, मतलब इस फोरम में जो भी रिलेटेड डिस्प्यूट, जो भी प्रॉब्लम आती है कंजम्पशन रिलेटेड, वो केस फाइल कर सकता है। ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट फोरम, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। यहाँ पे ग्रीवेंसेस मतलब क्या है, कुछ सजेशंस लेना, या जो भी इनको प्रॉब्लम्स आ रही वो इनको फाइल करे, इस बॉडी को वो समझाए, बताए कि ये फॉल्ट है, ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है बेटरमेंट आगे जाके। तो द डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज अ ड्यूरेशन ओवर कंप्लेंट व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। तो जो भी आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, उसका जो टर्नओवर है 1 लाख या उस 1 करोड़ सॉरी, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होता, मतलब 9999 करके इतना तक आप केस फाइल कर सकते हो। स्टेट लेवल क्या है, स्टेट कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन, ऑल्सो नोन एज स्टेट कमीशन, इज द सेकेंड लेवल ऑफ कंज्यूमर। पहले डिस्ट्रिक्ट आया फिर स्टेट आएगा, कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। अब इसका टर्नओवर क्या है, 1 करोड़ से लेके डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, मतलब इस रेंज में, इससे कम हुआ तो नेशनल में जाएगा और इधर 10 करोड़ तक, और इससे ज्यादा लेवल के ट्रांजैक्शन हुए तो नेशनल लेवल पे जाएगा। तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या बोलता है, ये भी कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल है जिसमें एक्सीड करता है अबाउट 10 करोड़। तो जो डिस्ट्रिक्ट में हमने पढ़ा वो था 1 करोड़, जो स्टेट में पढ़ा वो 1 करोड़ से 10 करोड़ है, और नेशनल लेवल पे है अबाउट मतलब एक्सीडिंग, जो 10 करोड़ से ज्यादा हो। अदर फोरम क्या होता है, कंज्यूमर फोरम, देयर आर वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क टू प्रमोट द कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोवाइड असिस्टेंट टू कंज्यूमर इन फाइलिंग कंप्लेंट। तो ये कंज्यूमर फोरा क्या होता है, जो कंजम्पशन पैटर्न है या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो हम फाइलिंग कर सके, कंप्लेंट फाइल कर सके, वो क्या है कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर कोड, दीज आर स्पेशल कोड एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू हियर द कंज्यूमर केसेस। अब स्टेट लेवल पे भी ऐसे कोड डिजाइन है जैसे कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो वो क्या है कि उसके अंदर भी हम कंज्यूमर के नीड, अवेयरनेस, फिर ये सारी चीजें हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, बेसिकली सूट कर सकते हैं। की फीचर्स ऑफ दिस फोरम्स, मतलब क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, इजी एक्सेस। इजी एक्सेस से क्या मतलब, दिस फोरम प्रोवाइड इजी एक्सेस टू द जस्टिस फॉर कंज्यूमर विद मिनिमल फॉर्मेलिटी एंड कॉस्ट। मतलब
कुछ नहीं है सादा, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो केस फाइल कर दो, रिटर्न दे दो और कंप्लेंट कर दो। हो सकता है कॉल के थ्रू हो सकता है आप ऑन पेपर ऑन डॉक्यूमेंट्री ये चीज कर सकते हो। स्पीडी डिस्पोजल, दिस फोरम एम्स टू डिस्पोज ऑफ केसेस क्विकली विद अ फोकस ऑन प्रोवाइडिंग स्पीडी जस्टिस टू द कजन। देखो यहाँ पे लॉ में लिखा हुआ है कि सारी चीजें होती हैं, पर बेसिकली होता है क्या है ना, थोड़ा इंडिया में प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। आप बोलोगे इंडियन लॉ क्या है, बेसिकली थोड़ा स्लो सिस्टम है, बट हाँ उस पर वर्क होते रहता है। यहाँ ये लॉ में ऐसा लैंग्वेज लिखा है कि हो सकता है, इनएक्सपेंसिव, ज्यादा इसमें खर्चे नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंजप्शन से रिलेटेड है, उसको ऑन रिटर्न दे दो, तो ज्यादा कुछ आपको केस ही तो फाइल करना है। जैसे वो केस फाइल हुआ उस कंपनी के अगेंस्ट में, जो स्टेट गवर्नमेंट है, नेशनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो केस फाइल है, वो फिर हायर अथॉरिटी का काम है कि इसके ऊपर काम करे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। क्योंकि बार बार अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो हो सकता है उस कंपनी का बैड इमेज जाएगा मार्केट में, हो सकता है उसका सेल्स नहीं हो, उसके जो प्रोडक्ट है वो यूज में कम आएंगे। तो इसीलिए वो इनएक्सपेंसिव एक्सपर्टाइज, दिस फोरम आर एक्सपर्टाइज इन द कंज्यूमर लॉ एंड आर इक्विप्ड टू हैंडल कॉम्प्लेक्स कंज्यूमर एरियाज। तो इसमें वेरियस अलग अलग एक्सपर्ट्स, मतलब टीम बैठती है इस कमिटी में, अलग अलग रिसर्चर है। क्योंकि देखो कंज्यूमर बोल तो देगा आपको, उसकी फाइंडिंग्स, उसके सजेशन, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, कब होना चाहिए, कहां से आया, तो एक प्रॉपर टीम बैठती है जिसको वो करती है, जिसको फाइनलाइज करती है कि कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स है। तो हमने ये बेसिकली इस यूनिट में क्या देखा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और जो स्पेशल एक्ट था वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फाइन, ये अगर हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। फाइन, थैंक यू सो मच।